जब हमारा स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज बोथ आर लिक्विड, तब हमारा क्या होगा, पार्टीशन, ठीक है, या फिर हमारा मोबाइल फेज गैस भी हो सकता है। और जब हमारे पास स्टेशनरी फेज जो है वो हो सॉलिड और मोबाइल फेज तो हमारा है लिक्विड, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल एडसॉर्प्शन। सो इन HPLC क्रोमेटोग्राफी वी हैव प्रिंसिपल एडसॉर्प्शन, ठीक है। So HPLC is a form of liquid chromatography used to separate compounds that are dissolved in solution। देखो सबसे पहले हमें HPLC की जरूरत क्यों पड़ी वो हमें पता होना चाहिए। हमारे पास थी UV, ठीक है, यूवी में हम एक कंसंट्रेशन तक फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यूवी की लिमिटेशन क्या है कि उसमें लैम्बर्ट बियर लॉ को ही फॉलो करता है वो, कि एक स्पेसिफिक रेंज तक ही आप अपनी कंसंट्रेशन को निकाल सकते हो। और जो अगर डिटेक्ट करनी है लोवेस्ट कंसंट्रेशन, जैसे पिकोग्राम में हो गई, नैनोग्राम में हो गई, माइक्रोग्राम में होगी, वो कहीं बार यूवी में सक्सेसफुल नहीं है कि यूवी इतने कम लेवल को डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। HPLC में क्या है, आपको पिकोग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम ये सारे डिटेक्ट हो जाते हैं और इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यूवी, ठीक है। और इसमें हम काफी सारे मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं और उसकी सेंसिटिविटी की बेस पर भी हम उसमें एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो HPLC है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, उसकी सेपरेशन पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूवी, ठीक है। HPLC क्या है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। एंड HPLC इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ रिजर्वायर, a pump, injector, a separation column and a detector. Compounds are separated by injecting sample mixture into the column। कि हम अपना जो हमारा मिक्सचर है कंपोनेंट्स का उसको कॉलम में इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद हमारी कॉलम में उसकी सेपरेशन हो जाती है, जैसे कि हमने बेसिक क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसके उस पर ही आते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन पर। पहले हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, देन मैं आपको इसकी बेसिक आइडियाज बताऊंगी। अच्छा, एक जो एक्स्ट्रा चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगी जो इसमें नहीं हो सकता है कि इसमें ना हो, वो थोड़ी आपके इससे करिकुलम से अलग होंगी। जैसे मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है तो जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको बता दूंगी साथ साथ, तो उनको नोट कर लेना, वो मे बी नोट्स में नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास सॉल्वेंट रिजर्वायर, ठीक है, जिसमें हमने अपना सॉल्वेंट को स्टोर करके रखना है। देन आएगा हमारे पास सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम, दैट इज पंप। उसके बाद आता है इंजेक्टर, देन हमारा आता है सैंपल होल्डर या सैम्पलिंग पोर्ट, ठीक है। जो फिर आता है हमारे पास कॉलम, डिटेक्टर्स, वेस्ट कलेक्टर्स एंड रिकॉर्डर्स। ये देखो यहाँ पर, ये है हमारे पास पंप सॉल्वेंट रिजर्वायर्स, जिसके अंदर हम अपना सॉल्वेंट या मोबाइल फेज रखेंगे, उसको कहेंगे हम सॉल्वेंट रिजर्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पंप, ये है हमारे पास पंप। ये जो आपको HPLC नजर आ रही है ना, ये ऑटो मैनुअल है, ठीक है। ये ऑटो इंजेक्टर HPLC है। इसमें जैसे हमारे पास जो आपने देखी है ना सबने जो कॉलेज में HPLC है, यस मैम, ठीक है, वो है मैनुअल, ठीक है, वो है मैनुअल। और ये जो आपको यहाँ पर HPLC दिख रही है ये है ऑटो इंजेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्टली कि जो ऑटो इंजेक्टर HPLC होती है उसमें आपको बार बार इंजेक्शन लगाने नहीं पड़ते मैनुअली, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर आप छोटी छोटी वायल्स होती हैं, जो जैसे इंजेक्शन की वायल्स नहीं होती हैं कांच की, वैसे छोटी छोटी वायल्स होती हैं। आप उसमें अपना सैंपल फिल करके उस ट्रे में रख देते हो और वो उस ट्रे इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक इंटरवल के बाद, मतलब जैसे आपका 10 मिनट का मेथड डेवलप हुआ है तो 10 मिनट के बाद ये दूसरा इंजेक्शन लगा देगा, फिर ये 10 मिनट बाद तीसरा इंजेक्शन लगा देगा, मतलब ये खुद अपने आप इंजेक्शन लगा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इंजेक्टर। और जो हमारे पास कॉलेज में है वो है मैनुअल, ठीक है। उसमें हमें जैसे एक बार हमने इंजेक्शन लगाया, जब हमारा रन स्टॉप हो जाएगा तब हमें मैनुअली उसमें दूसरा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा, फिर मैनुअली हमें उसमें तीसरा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन में देखते हैं। सबसे पहले हो गया हमारे पास सॉल्वेंट रिजर्वायर, जिसमें हम अपने मोबाइल फेज को स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज पंप, ठीक है। पंप का काम क्या है कि सॉल्वेंट डिफरेंट रेशो में जो सॉल्वेंट है उनको मिक्स करेगा और प्रेशर देगा, ठीक है। अब जो हमारी कॉलम है वो बिल्कुल नैरो बोर की है, मतलब बहुत छोटा सा होल है कॉलम के अंदर, ठीक है। जो हम कहते हैं कि उसका डायमीटर 4.6 mm है। तो 4.6 mm की कोई हमारे पास
पाइप लगा लो, ठीक है, एक टाइप से पाइप लगा लो। अभी डायमीटर इतना कम है, क्या इसमें से आप सॉल्वेंट को पास कर सकते हो विदाउट प्रेशर? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसमें से पास करने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है सॉल्वेंट को, ठीक है। तो वो काम कौन करता है? पंप करता है। तो पंप का काम क्या है कि उन सॉल्वेंट को डिलीवरी देगा कहाँ से? सॉल्वेंट रिजर्वायर से कॉलम तक, मतलब उसको प्रेशर के साथ वहां तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज इंजेक्टर, ठीक है। इंजेक्टर हमारे पास यहाँ जहाँ जिसके अंदर हम अपना इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था जब एचपीएल से मैंने आपको डेमो दिया था कि हमारी जो एचपीएल से उसमें एक इंजेक्टर लगा हुआ है लोड और इंजेक्ट मोड का, वो अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगी आपको। वहां पर जहां पर हमने इंजेक्शन लगाना है, मतलब अपने सैंपल लगाना है, उसको कहेंगे हम इंजेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज कॉलम। इसके अंदर ये सारी पैकिंग हुई पड़ी है, ठीक है। इसके अंदर आपके सारे इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स हैं। ये बाहर से ऐसे दिख रही है आपको क्योंकि ऑटो इंजेक्टर में सारी इक्वली अंदर बाहर से पैकिंग कर दी जाती है, अंदर इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो हमारी हर एक पार्ट अलग अलग है ना, ऑटो इंजेक्टर में सारे कंबाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कॉलम। कॉलम वो है जहां हमारा स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है। कॉलम के अंदर हमारा स्टेशनरी फेज पैक होता है, जहां पर हमारी मेनली सेपरेशन होने वाली है। उसके बाद आता है हमारे पास डिटेक्टर। डिटेक्टर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिटेक्टर्स होते हैं इसमें, जैसे यूवी, पीडीए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमें डिटेक्ट करेगा। जैसे कॉलम ने तो सेपरेट कर दिया, ठीक है। ऐसे कॉलम, ये आपके पास कॉलम है, कॉलम ने तो अलग अलग सेपरेट कर दिए, लेकिन जब ये कॉलम में से बाहर निकलेंगे तो ये जाएंगे डिटेक्टर के पास। तो जो सबसे पहले डिटेक्टर के पास पहुंचेगा, डिटेक्टर क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स को बताएगा कि हमें इस टाइम पर ये वाली पीक मिली है, सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट बाहर आया है। वो काम किसका है? डिटेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर। कंप्यूटर वही जो आपके यहाँ पर जैसे सारा रिकॉर्ड रखने के लिए कि आपने एक सैंपल लगाया है, ठीक है, उसका ये रिकॉर्ड है, दूसरा सैंपल लगाया है, उसका ये रिकॉर्ड है। क्योंकि जैसे यूवी में होता है, यूवी चलाई है आप लोगों ने? यस मैम। तो उसमें आपको सेव करना पड़ता है ना। अगर आप जैसे मैनुअली उसको हैंडल करोगे विदाउट सॉफ्टवेयर, तो उसमें सेव करने में काफी दिक्कत आती है। अगर सॉफ्टवेयर से करोगे तब भी आपको मैनुअली हर एक अपना सैंपल सेव करना पड़ता है। लेकिन एचपीएलसी में आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है, ठीक है। जैसे आपने एक इंजेक्शन लगाया, वो सेव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इंजेक्शन लगाओगे, फिर वो सेव हो जाएगा। वो सारा आपको कहाँ शो होगा? कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स, ठीक है। इतने इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आए सबको? फिर हम इसको उसका काम क्या है? द रोल ऑफ पंप इज टू फोर्स अ लिक्विड थ्रू द लिक्विड क्रोमेटोग्राफ एट अ स्पेसिफिक फ्लो रेट एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर्स पर मिनट। मतलब ml पर मिनट में हमारा फ्लो रेट शो होता है कि जैसे हमारे पास जो पंप है उससे हमने फ्लो रेट दे दिया। फ्लो रेट क्या होता है बच्चे? कि आपका जो मोबाइल फेज है उसको कितने रेट पर आप चला रहे हो, कितने फ्लो से आप चला रहे हो, ठीक है। जो हमारे पास ऑप्टिमम फ्लो रेट हम देते हैं मेथड डेवलप में, या कोई भी मेथड डेवलप करते हैं या कोई भी सेपरेशन कर रहे हैं, तो ऑप्टिमम जो होता है वो होता है हमारा 1 ml पर मिनट, ठीक है। तो ऑप्टिमम हमारा 1 ml पर मिनट रहेगा। एक बात और याद रखो कि जितना ज्यादा आपका फ्लो होगा, जैसे ये पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको लिखे हुए, ये नोट कर लेना कि जितना ज्यादा आपका फ्लो रेट होगा उतनी जल्दी आपकी सेपरेशन होगी, ठीक है। अगर 0.5 ml पर मिनट है, 1 ml पर मिनट है, या फिर 1.5 ml पर मिनट है, तो उतनी जल्दी आपकी सेपरेशन होगी जितना तेज आपका फ्लो रेट होगा, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम हम 1 ml ही क्यों रख रहे हैं, हम ज्यादा भी तो रख सकते हैं ना जल्दी सेपरेशन करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम ज्यादा रखेंगे, डिपेंड करता है आपके मेथड के ऊपर। अगर आपने ज्यादा रखा, जैसे अगर आपके कोई आरटी आ रही है, आरटी बताया था मैंने आपको, आरटी क्या होता है? रिटेंशन टाइम। ठीक है। जैसे किसी पीक की आरटी आ रही है 5 मिनट्स, ये आ रही है आपकी 1 ml पर मिनट पर, ठीक है। अब मैंने इस फ्लो को कर दिया दूना, 2 ml पर मिनट पर, तो ये जो आरटी है ना, ये आ जाएगी 2.5 मिनट्स पर। तो इतनी जल्दी हम इसको कंसीडर नहीं करते पीक को, ये हम डेड वॉल्यूम मानते हैं कि यहाँ पर हम मानते हैं कि सॉल्वेंट की पीक्स आती हैं, तो इसलिए मैंने इसको नहीं बढ़ाया। तो ऑप्टिमम मैंने लेके चला 1 ml पर मिनट, ठीक है। तो टिपी और इनका जो प्रेशर होता है आपके पंप का, वो नॉर्मली पहले आता था हमारा 5000 psi तक,
ठीक है। जो आपके पास यहाँ प्रेशर है वो 5000 से 6000 का है। वैसे नॉर्मली ये 6000 से 9000 का प्रेशर झेल सकते हैं, लेकिन जैसे 6000 प्रेशर बढ़ेगा ना 6000 से, पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है, इतना प्रेशर नॉर्मली नहीं जाता। जो आपका नॉर्मल प्रेशर जाता है वो जाता है 3000 से 3500 तक। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, वैसे डिपेंड करता है आपका प्रेशर आपके मोबाइल फेस के ऊपर। ठीक है, कि जैसे जिसमें वाटर होता है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, उसका प्रेशर थोड़ा कम होता है। जैसे और सॉल्वेंट्स होते हैं प्रेशर थोड़ा ज्यादा, मतलब ये रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि किस रेशियो को आप ले रहे हो मोबाइल फेस में, उस पर आपका प्रेशर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो प्रेशर होता है आपको वो 3000 से 3500 या मैक्सिमम 4000 तक चला जाता है। लेकिन अगर प्रेशर आपका ज्यादा जा रहा है तो इट मीन्स कि आपकी जो ट्यूबिंग है एचपीएलसी की, उसमें कुछ फंसा हुआ है, कोई पार्टिकल उसमें फंस गया है, उसकी वजह से वो बैक प्रेशर जनरेट हो रहा है। और जैसे ही आपका बैक प्रेशर, ठीक है, बैक प्रेशर जनरेट होगा, आपका पंप वहां पर बंद हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है बच्चे? मैम एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि हम फ्लो रेट ज्यादा नहीं करते, कि अगर क्या? हम फ्लो रेट ज्यादा करेंगे तो सेपरेशन अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। नहीं, सेपरेशन तो होती है बच्चे। देखो, सेपरेशन का वही है कि सेपरेशन तो होगी, लेकिन अगर आपके उसमें कंपोनेंट्स दो होंगे, जैसे ए और बी दो कंपोनेंट्स होंगे, तो उनमें हो सकता है कि पीक मर्ज कर जाए, क्योंकि आपका जो सेपरेशन है वो बहुत जल्दी हो रही है। सेपरेशन तो हो रही है लेकिन हो हाँ सकता जी। है मर्ज कर जाए। ठीक है, ओके। एफिशिएंसी तो उसकी फिर भी उतनी ही रहेगी, लेकिन आपके जो अच्छा। क्रोमेटोग्राम है उसमें गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, एक हमारे पास आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट कंडीशन बताई थी मैंने आपको। चलो मैं बता रही हूँ दोबारा। हमारे पास एक कंडीशन होती है आइसोक्रेटिक, एक होती है ग्रेडियंट। जो आइसोक्रेटिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो आपने मोबाइल फेस बना लिया, जो आपका मोबाइल फेस है वो सेम रहेगा। जैसे मैंने एक रन 60-40 रेशो में लगाया, मैंने 60 ले लिया मिथेनॉल और 40 ले लिया वाटर, मैंने इस रेशियो में एक मोबाइल फेस बनाया। तो थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक मेरे कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो जाते तब तक मेरी यही रेशियो चलेगी। मैं इस रेशियो को चेंज नहीं कर सकती इन बिटवीन द रन। ठीक है, जैसे मैंने एक सैंपल को इंजेक्ट किया है, उसका रन ऐसे चल रहा है, तो मैं जब तक ये रन कंप्लीट नहीं हो जाता ये रेशियो मेरी चेंज नहीं हो सकती, मुझे बंद करके ही इस रेशियो को चेंज करना पड़ेगा। वो होता है आइसोक्रेटिक, जिसमें हम रेशियो को चेंज नहीं कर सकते बिटवीन द रन। ठीक है, एक होती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है कि आप इसमें अपनी कंसंट्रेशन मोबाइल फेस की चेंज कर सकते हो, कंपोजिशन चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट 5 मिनट में चलाई 60-40 रेशो, अगर मैं उसके बाद में सॉफ्टवेयर से कमांड दे दूंगी कि आफ्टर 5 मिनट्स मेरी रेशो चेंज होकर क्या हो जाए 70-30 या फिर 30-70। ठीक है, तो ये मेरी हो गई ग्रेडियंट, कि मैं इन बिटवीन द, कि मेरा रन चल रहा है और उसी के बीच में मीन वाइल ही मैंने कंसेंट अपनी कंपोजिशन को चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो देखो फिर आइसोक्रेटिक में क्या होगा, जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं वो कांस्टेंट मोबाइल फेज कंपोजिशन रहेगी, हमारे मोबाइल फेज की कांस्टेंट रहेगी कंपोजिशन। एंड सॉल्वेंट मस्ट बी प्री मिक्स्ड, कि हमें सॉल्वेंट को पहले से मिक्स करना होगा, और इसकी पंप की कॉस्ट भी लो आती है। आइसोक्रेटिक में सिर्फ एक पंप यूज होता है, जैसे आपके यहाँ पे नोटिस किया होगा आपने एचपीएलसी में 2 पंप रखे हैं। ठीक है, आइसोक्रेटिक में सिर्फ एक पंप होता है। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में हमारे पास बाइनरी ग्रेडियंट पंप भी होते हैं और क्वाटनरी ग्रेडियंट पंप भी होते हैं। बाइनरी मीन्स जो दो सॉल्वेंट्स को एट ए टाइम रन करा सकता है, मतलब कि हमें दो कंटेनर्स को अलग रखेंगे, ए और बी। ठीक है, इसमें हम अलग अलग सॉल्वेंट डाल सकते हैं। जो आइसोक्रेटिक है उसमें तो मुझे मिक्स करके रखना पड़ेगा पहले ही, कि 60-40 रेशियो को मिक्स करके एक कंटेनर में डालना पड़ेगा। और ये ग्रेडियंट में क्या होता है कि मैंने इसमें प्योरली मिथेनॉल रख दिया, इसमें प्योरली वाटर रख दिया, तो मैं इसकी कंसंट्रेशन को कभी भी चेंज कर सकती हूँ इन बिटवीन द फ्लो, की इसमें से पहले 5 मिनट तक 60 ml आएगा, इसमें से 40 ml आएगा, आफ्टर 5 मिनट्स इसमें आएगा 70, इसमें आएगा 30।
ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग कंटेनर्स में अलग अलग सॉल्वेंट्स रखते हैं। और क्वाटनरी में क्या होता है कि हम 4 सॉल्वेंट्स को एट अ टाइम फ्लो करा सकते हैं। जैसे इसमें हम 2 सॉल्वेंट यूज कर रहे थे कंपोजिशन में, इसमें हम 4 कर सकते हैं, ABCD। ठीक है, उसको हम रेशियो कर सकते हैं 20, 30, 40, 10। ऐसे हम 4 मोबाइल फेज को एक साथ रन करा सकते यस मैम। हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो ठीक है, मैम। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज सैंपल इंजेक्टर्स। सैंपल इंजेक्टर हमारे पास 3 तरह के हैं। ठीक है, एक तो होते हैं रबर इंजेक्टर, होते हैं हमारे पास स्टॉप फ्लो, और जो अभी रिसेंट में चल रहा है एडवांसमेंट में वो है रियोडाइन और लूप। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे पास इंजेक्टर्स होते हैं। जो हमारा रबर सेप्टम होता है, आपने वो देखे हैं जो इंजेक्शन आते थे पहले, उनके ऊपर एक रबर सेप्टम लगा होता था, आई ड्रॉप्स पे भी देखे हैं यस किसी ने? मैम। आते थे। ऐसा ही हमारे पास इंजेक्टर होता है। ठीक है, वो हमारा जैसे इंजेक्शन पोर्ट है ना, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। जैसे ये इंजेक्शन पोर्ट है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपकी रबर लगी होगी, रबर का सेप्टम लगा होगा। ठीक है, फिर उस रबर सेप्टम के अंदर आपको अपना इंजेक्शन इंजेक्ट करना है। ठीक है, ये तो था रबर सेप्टम वाला, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या थी कि जैसे इसमें बार बार हम इंजेक्शन लगाते थे तो यहाँ से रबर टूटना शुरू कर देती थी। ठीक है, होता है ना ऐसा, एक रबर पर आप बार बार पॉइंट करोगे वो वहां से है ना, टूटना शुरू कर देती है। ठीक है, तो फिर ये टूट टूट कर ना हमारे सैंपल के साथ कॉलम के अंदर ही जाने लग जाती थी। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर फेल हो गया। नेक्स्ट था हमारे पास स्टॉप फ्लो। स्टॉप फ्लो में क्या है कि आपका मोबाइल फेज का रन चल रहा है। ठीक है, आपका यहाँ से ये सॉल्वेंट रिजर्वायर है, ये पंप है, यहाँ पर ये आपकी कॉलम लगी हुई है, तो आपका जो मोबाइल फेज है वो कंटिन्यूसली यहाँ से कॉलम के अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये इंजेक्टर है। जब अब हमारे पास जो HPLC है उसमें हमें फ्लो को रोकना नहीं पड़ता, बस ये चल रहा है, यहाँ से हम अपना इंजेक्शन लगा देंगे। लेकिन स्टॉप फ्लो में क्या होता था कि हमें पहले इस फ्लो को रोकना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल फेज के फ्लो को रोकना पड़ेगा, तब मैं इसमें इंजेक्शन लगाऊंगी, फिर इंजेक्शन लगाने के बाद फिर से इस फ्लो को चालू करूंगी। ठीक है, ये होते हैं स्टॉप फ्लो। पर इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हमें फ्लो को रोकना पड़ता था, जिसकी वजह से जो कंसिस्टेंसी बनी होती थी हमारे फ्लो की वो टूट जाती थी। ठीक है, तो ये है स्टॉप फ्लो। स्टॉप फ्लो में क्या होता था कि हमें इंजेक्शन लगाने से पहले अपने मोबाइल फेज के फ्लो को स्टॉप करना पड़ता था, देन हमें इंजेक्शन इंजेक्ट करना पड़ता था, आफ्टर दैट दोबारा से हमें कंटिन्यू करना था अपना मोबाइल फेज का फ्लो। ये है हमारे पास स्टॉप फ्लो। अब ये भी आउटडेटेड हो चुके हैं। लास्ट वी हैव इज रियोडाइन और लूप वॉल्व। स्टॉप फ्लो की मैम एडवांटेज क्या होती थी फिर? एडवांटेज रबर सेप्टम से ज्यादा अच्छा था कि इसमें से कोई भी टीयर और वियर नहीं था। ठीक है, ओके मैम। ये है हमारे पास जो अब यूज हो रहे हैं रियोडाइन इंजेक्टर्स और लूप वॉल्व इंजेक्टर्स। इसमें जो होते हैं दो मोड होते हैं, फर्स्ट इज लोड मोड एंड सेकंड इज फर्स्ट इज लोड एंड सेकंड इज इंजेक्ट मोड। ठीक है, इसमें आपके पास पीछे लूप्स होती हैं, ये यहाँ पर लूप्स, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6। इसकी सबसे पहले एडवांटेज कि इसमें कोई टियर वियर नहीं है। सेकंड कि हमें कोई स्टॉप फ्लो का सिस्टम नहीं है, जो फ्लो है आपका कंटिन्यू है, आपको इन बिटवीन द प्रोसेस कोई भी फ्लो रोकने की जरूरत नहीं है, आप और इसमें ऐसे ही इंजेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, जैसे ये लोड पोजीशन पे है, जब ये लोड पोजीशन पे है आप तब इसमें इंजेक्शन लगाओगे। इंजेक्शन जो इसमें इंजेक्शन लगता है, ठीक है, उसका नाम होता है हैमिल्टन सिरिंज। हैमिल्टन सिरिंज से ही हम इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सिरिंज मैं दिखा दूंगी, आप जब आओगे कॉलेज में, वो एक पतली सी निडल आएगी, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 0.025 ml। ठीक है,
तो इसमें हम लोड मोड होगा, जब लोड मोड पे हम अपना इंजेक्शन लगाएंगे और इंजेक्शन जो होगा हमारा वो 90 डिग्री पे लगेगा और उसको स्लोली स्लोली हम अंदर मूव करेंगे, अपना सैंपल इसमें डाल देंगे। जब ये लोड मोड में होगा तब यहाँ पर एक ना ये लूप दिख रही है आपको, ये वाली दिख रही है बच्चे, ये वाली लूप? यस मैम। जब आप लोड मोड पे इसमें सैंपल लगाओगे तो वो सैंपल आके इस लूप के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब आपने सैंपल लगाया वो सैंपल आकर इस लूप के अंदर स्टोर हो गया। जितने की ये आपकी लूप होगी, इसके ऊपर ये जो ब्लैक वाला लगा हुआ है ना, इसके ऊपर लिखा होता है कि 20 माइक्रोलीटर की लूप है, 100 माइक्रोलीटर की लूप है, 50 माइक्रोलीटर की लूप है, उतना ये सैंपल लेगी। और जितना सैंपल इससे एक्स्ट्रा होगा तो उसके पास एक बोतल लगी हुई है इंजेक्टर पे, आपने यहाँ नोटिस किया होगा, वो उसके अंदर ट्रांसफर वेस्ट में चला जाता है, ठीक है। जितने की लूप है उतना ही सैंपल रखेगी, बाकी का सैंपल आपका डिस्कार्ड कर देगी, ठीक है। तो उसके बाद जब ये आपका सैंपल इस लूप में स्टोर हो जाता है, जब आप इसको इंजेक्ट मोड पे लेके आओगे, ठीक है, लोड मोड पे आपने उसमें सैंपल को लोड किया, जब आप उसको इंजेक्ट मोड में लेके आओगे तो इस लूप से सैंपल निकलकर आपके कॉलम में चला जाता है, ठीक है। जब तक आप उसको इंजेक्ट मोड पे नहीं लेके आओगे तब तक आपका सैंपल लूप में स्टोर रहेगा। जब आप उसको इंजेक्ट मोड पे ले आओगे तब आपका सैंपल कहाँ चला जाएगा, कॉलम से पास आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चे, समझ में आया इतना? यस मैम। जब हमारे पास लोड पोजीशन थी, लोड पोजीशन पे हमने अपने सैंपल को इंजेक्ट किया, सैंपल को इंजेक्ट किया तो हमारे पास जो ये देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, ये सैंपल लूप है, यहाँ पर हमारा सैंपल हो गया स्टोर, ठीक है। तब तक इस लूप के अंदर हमारा सैंपल स्टोर रहेगा, ठीक है। ये जो वॉल्व है ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे ही आप इसको इंजेक्ट मोड पे करोगे तो ये वॉल्व आपका कॉलम वाले वॉल्व से कनेक्ट हो जाएगा और ये कॉलम से फ्लो होना शुरू कर देगा, ठीक है। जब तक आप इसको इंजेक्ट मोड पर नहीं करोगे आपका सैंपल कॉलम में नहीं जाएगा, और जैसे ही आप इंजेक्ट मोड पे कर दोगे आपका सैंपल कॉलम से पास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चे? यस मैम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी बड़ी आपकी लूप होती है, ठीक है, ये सैंपल लूप जो है ये वाली, जितनी बड़ी लूप होगी उतनी ज्यादा आपके कंपाउंड की पीक बड़ी आएगी, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा आएगी, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया यहाँ पे कि जो आपकी पीक है वो इतनी आ रही थी, अगर आपने लूप साइज बढ़ा दिया तो वो इतनी आएगी, क्योंकि उसमें सैंपल का अमाउंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो विद इंक्रीज ऑफ लूप साइज इंटेंसिटी ऑफ पीक इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके बच्चे? यस मैम। ओके, ये है हमारे पास ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स, जो अब हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन ही है, और एक एचपीएलसी में ऑलमोस्ट। किसमें क्या होता है, जो आपने यहाँ पे एक ट्रे रख देते हो, ठीक है, जैसे ये ट्रे है, ट्रे के अंदर ना ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं, उसके अंदर आपने ऐसे वॉयल्स रख दी, ठीक है, इनके ऊपर ना सीरीज होती है 1 2 3 ABC ऐसे लिखा हुआ, तो आपके पास सॉफ्टवेयर में आ जाता है कि A1 में आपने कौन सा सैंपल रखा, A2 में आपने कौन सा सैंपल रखा, A3 में आपने कौन सा सैंपल रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने छोटी छोटी वायल्स, जो ग्लास की वायल्स होती हैं जिसमें इंजेक्शन के भी आते हैं, वो इंजेक्शन आते हैं, वो वाली वायल्स में आप अपना सैंपल फिल करके रख देते हो, ठीक है। उसके अंदर जो यहाँ पर इंजेक्शन होता है ना एचपीएलसी के अंदर, ये एचपीएलसी ऑटोमेटेड एचपीएलसी के अंदर ही प्रोसेस होता है सारा, ये इंजेक्शन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये इंजेक्शन आएगा जिस वायल को आपने सॉफ्टवेयर से कमांड दी होगी, उस वायल के अंदर ये इंजेक्शन जाएगा, वहां से अपना सैंपल लेगा और वापस जाके एचपीएलसी में, सॉरी, कॉलम में इंजेक्ट कर देगा, ठीक है बच्चे? देखो यहाँ पर ये इंजेक्शन यहाँ पर प्लेस होता है और उसके बाद आपकी कॉलम से इसको पास आउट कर देता है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज कॉलम। कॉलम हमारा जो मेन पार्ट है एचपीएलसी का, अगर आपसे कोई भी पूछे कि एचपीएलसी का मेन कंपोनेंट क्या है तो दैट इज कॉलम, क्योंकि सारी की सारी सेपरेशन जो है वो कहाँ हो रही है, वो कॉलम के अंदर हो रही है। विदाउट कॉलम एचपीएलसी इज नथिंग, ठीक है। तो अब कॉलम भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास गार्ड कॉलम, एक होता है हमारे पास मेन कॉलम,
मेन कॉलम वो होता है जहां आपकी सारी सेपरेशन हो रही है, ठीक है। मेनली जो सेपरेशन आपकी जितनी भी है कंपोनेंट्स की अलग अलग हो रहे हैं, वो कहाँ हो रहे हैं, मेन कॉलम। तो गार्ड कॉलम का क्या काम हुआ? गार्ड कॉलम क्या है? ये एक तरह का फिल्टर होता है, ठीक है। जो जितनी भी अगर कोई इम्प्यूरिटीज आती हैं, कोई डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, वो सारे आपके गार्ड कॉलम में फंस जाते हैं और वो उसको मेन कॉलम तक जाने नहीं देता। मतलब ये प्योरिफिकेशन के लिए मेनली यूज होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि गार्ड कॉलम जो होता है वो हमारे कॉलम की एफिशिएंसी को, लाइफ को इंक्रीज करता है। क्योंकि जब हमारी कोई भी इम्प्योरिटीज होंगी, क्योंकि कई बार मोबाइल पेज में इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, तो वो हमारी कॉलम तक उसको जाने नहीं देगा। और जब तक हमारा कॉलम सेफ रहेगा तो वो अच्छे से सेपरेशन करेगा और उसकी लाइफ एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जैसे भी आप HPLC पे काम करो, जब भी आपको कोई मोबाइल पेज बनाना है, ठीक है, तो एक LR और AR पता है क्या होता है? नो मैम। ओके। एल और AR हमारे पास केमिकल होते हैं, ग्रेड होते हैं ये, ठीक है। LR होता है लेबोरेटरी रिएजेंट, AR होता है एनालिटिकल रिएजेंट। तो हमें जब भी HPLC पर काम करना है या किसी भी UV से ऊपर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है, ठीक है, HPLC होगी, HPTLC होगी, UPLC होगी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें सारे आपके AR ग्रेड चलते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट्स, ठीक है। और जैसे आपको टाइट्रेशन वगैरह या यूवी पे भी हमारे LR चल जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप HPLC पे काम कर रहे हो तो कुछ भी है, वाटर है, मिथेनॉल है, एसिटोनाइट्राइल है, या कोई भी केमिकल है जो आप यूज कर रहे हो अपने HPLC की सेपरेशन में, तो वो AR ग्रेड का होना चाहिए, ठीक है। LR आप कुछ भी यूज नहीं करोगे HPLC में। HPLC के लिए अलग से HPLC वाटर आता है, आप डिस्टिल वाटर HPLC में यूज नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। ओके मैम। और देखो, जब आपको मोबाइल पेज बनाना होता है HPLC के लिए, तो आपके पास दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज सोनिकेशन, ठीक है। आपको मैंने एक मोबाइल फेस बनाया, मैंने 60 ml ले लिया वाटर और 40 ml ले लिया मैंने मिथेनॉल, ठीक है। दोनों मेरे AR ग्रेड होने चाहिए, कोई भी इनमें से LR नहीं होगा। तो मैंने इन दोनों को मिक्स किया, 60 ml मैंने वाटर को लिया, मेजर किया मेजरिंग सिलेंडर से, और 40 ml मैंने मिथेनॉल को मेजर किया मेजरिंग सिलेंडर से। दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आप इसको एक बोतल में डाल लोगे, जो HPLC रिजर्वायर्स होते हैं, सॉल्वेंट रिजर्वायर्स होते हैं, उसको फिर आप शेक करोगे अच्छे से, ताकि ये दोनों मिक्स हो जाएं। अच्छे से शेक करोगे, अच्छे से शेक करने के बाद आप उसको करोगे फिल्टर। फिल्टर कैसे करते हैं? वैक्यूम असेंबली से, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है, ये उसमें एक फ्लास्क होती है वैक्यूम असेंबली में, वैक्यूम फिल्ट्रेशन में। यहाँ पर एक इसमें असेंबली लगती है, उसके अंदर फिल्टर पेपर प्लेस होता है। फिल्टर पेपर जो होता है वो आपका नायलॉन मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर होता है, नायलॉन मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर, जो कि आपका होता है 0.4 माइक्रोन का, ठीक है। उस फिल्टर पेपर को प्लेस करोगे, यहाँ से इसमें वैक्यूम अप्लाई करोगे और ऊपर से अपना सॉल्वेंट डालोगे जो आपने शेक करके मिक्स कर लिया है, ठीक है। सॉल्वेंट इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, जिसमें फ्लास्क में लिया है, उसके बाद आप इसको करोगे सोनिकेट, ठीक है। सोनिकेटर में जाओगे, इसको 5 मिनट्स के लिए आप सोनिकेट करोगे। तो सोनिकेट करने का क्या फायदा होता है कि इसमें जो भी प्री मिक्स्ड एयर होगी, डिजोल्व्ड एयर होगी, वो निकल जाएगी और आपका सारा सॉल्वेंट होमोजेनाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये दो बातें हमेशा आपको याद रखनी है कभी भी मोबाइल पेज बनाने से पहले HPLC के लिए, ठीक है। देखो, हम हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट कि आपका जो भी सॉल्वेंट है उसको आपको मेजर करके एक्यूरेट मेजर करना है। अच्छा, मेजरिंग सिलेंडर में अगर मेरे को मेजर करना है, कलरलेस लिक्विड है, तो मैं कौन सा मेनिस्कस देखूंगी, अपर और लोअर? अपर। लोअर। In the case of colorless liquids, we'll see लोअर। lower meniscus, ठीक है। In case of colorful liquids, we'll see upper meniscus, ठीक है। ये ध्यान रखना। और पहली एक और चीज,
चलो जब वो आओगे तब पिवटिंग का तब सिखाऊंगी मैं आपको। दूसरा कि हमेशा कोई भी कंटेनर एनालिसिस में ये चीज याद रखना कि किसी पर भी बिलीव नहीं करना इस चीज में कि ये कंटेनर साफ है, धुला हुआ है या कुछ भी, ठीक है। हमेशा कंटेनर आपको रिंस करना है अपने हाथ से, ठीक है। कोई भी सॉल्वेंट ट्रांसफर करना है, ठीक है, मेजर करना है, तो उससे पहले आप HPLC लिक्विड से, HPLC वाटर से उसको रिंस करोगे। आफ्टर रिंसिंग आप उसमें अपना मोबाइल फेज या जो भी सॉल्वेंट, जो भी केमिकल है, उसको ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो अब हमें अगर मोबाइल फेस बनाना है तो मैंने दो कंपोनेंट्स को मेजर कर लिया, A और B को, और मिक्स कर लिया एक बोतल के अंदर। मिक्स करने के लिए मैंने उस बोतल को ऊपर से ढक्कन से बंद किया और उसको अच्छे से शेक किया। शेक करने के बाद मैंने ढक्कन को ओपन किया। देन मैंने उसको क्या करना है, फिल्टर करना है, वैक्यूम फिल्टर करना है, ठीक है। वैक्यूम फिल्टर करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास हमारे पास वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली है उसमें फिल्टर पेपर लगाएंगे हम। फिल्टर पेपर कौन सा होगा, नायलॉन। कोई और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इसमें यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना बच्चे। ना सेलुलोज पेपर यूज होना है, कुछ नहीं होना, बोटमैन फिल्टर पेपर भी नहीं चलेगा इसमें, सिर्फ आपका नायलॉन मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर चलेगा, ठीक है। नायलॉन मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर, जिसका पोर्ट साइज हमारे पास कितना होता है, 0.45 माइक्रोन का, ठीक है। इस फिल्टर पेपर को आपको यहाँ प्लेस करके असेंबली लगा के वैक्यूम अप्लाई करके यहाँ से अपने सॉल्वेंट को इसमें फिल्टर कर लेना है, ठीक है। अब सॉल्वेंट मेरा फिल्टर हो गया। फिल्टर करने के बाद मुझे क्या करना है, उसको सोनिकेट करना है, ठीक है। सोनिकेट करना है कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ठीक है। और 5 मिनट फिर क्या क्या फायदा होगा सोनिकेट करने से, कि उसमें कोई भी डिजॉल्व गैसेज हैं वो निकल जाएंगी, मेरा सोल्यूशन होमोजेनाइज हो जाएगा। एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने सोनिकेट कर लिया तब उसको ऐसे हिलाते हुए नहीं चलना है कि चल भाई मैं तो जा रहा हूँ आगे HPLC में लगाने, कभी इधर गिर रहा है सॉल्वेंट, कभी उधर गिर रहा है, उसमें बबल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने सोनिकेट कर लिया है तो उसको स्लोली लेके जाओ, उसमें कोई बबल्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। उसको स्लोली यहाँ पे सॉल्वेंट रिजर्वायर में ट्रांसफर करो और ड्यूरिंग द ट्रांसफर भी उसमें एक भी बबल नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें हमने ट्रांसफर करना है और फिर वहां से चलाना है उसको। HPLC फंक्शनिंग भी जब आप कॉलेज आओगे मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है बच्चे।